और उससे 20 यूनिट्स की पोटेंशियल निकाल दे, अब चाहे वो सैलरी का लालच दे या किसी और लालच से, ठीक है, वो काम निकलवाना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, पहला प्रिंसिपल हो जाता है। मोटिवेशन, लीडरशिप, ये दो टॉपिक है, एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सुपर मोटिवेशन क्या कहता है, उसकी फ्रेंड जो है उसको क्या है, अच्छे लड़के पसंद है, तो अब भाई बटन यहां तक बंद हो जाए, यहां तक बंद हो जाए, बाल बाल एकदम तेल वेल से चिपका के अच्छे, मतलब उसके बिहेवियर के हिसाब से चीजों को क्या कर देना, चेंज कर देना। वो क्या कहलाता है, बिहेवियर। यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये सारी चीजें भी भाई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, नौकरी फिक्स हो गई, ठीक है, अब प्यार मोहब्बत दोस्ती भी तो चाहिए ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। भाई साहब, आपको पता ही है, प्लानिंग खत्म कर चुके हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग खत्म कर चुके हैं, स्टाफिंग खत्म कर चुके हैं, अब हम मूव करेंगे डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग आपको पता है वन ऑफ द ग्रेट चैप्टर है, ठीक है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है, अच्छा चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। इस चैप्टर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बड़ा चैप्टर है, इनफैक्ट बाकी सारे चैप्टर्स के कंपैरिजन में फर्स्ट पार्ट की बात करी जाए तो बड़ा चैप्टर है। दो ही चैप्टर पूरी बुक में बड़े हैं, एक तो मार्केटिंग है और दूसरा हमारा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम क्या करेंगे, आज के इस पूरे वन शॉट में कवर करेंगे। अच्छा, उस पे जाने से पहले आपको पता ही है भाई साहब, पीवाईक्यू करना पड़ता है, बिना पीवाईक्यू के सर्वाइवल नहीं है। तो उसी के लिए एक आपके लिए बेहतरीन बुक बनाई गई है, मतलब एक क्या, सब सारे सब्जेक्ट के लिए एक बेहतरीन बुक बनाई गई है, विनर सीरीज। भाई बिजनेस स्टडीज के लिए विनर सीरीज है, इकोनॉमिक्स के लिए विनर सीरीज है, अकाउंट्स के लिए है, एंड मैथ्स के लिए। अच्छा, इनको अगर बंडल में खरीदोगे ना, आपको बड़ा सस्ता पड़ेगा। भाई तुम्हें पता है यार, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, बीएसटी पढ़ रखी है, इन्फ्लेशन क्या पीक पे चल रहा है, ट्रम्प भाई साहब ने एकदम तहलका मचा रखा है। तो अगर ये बुक खरीदनी है भाई, तो आप क्या करो, बंडल में खरीदो। वैसे अगर आप सिंगल खरीदना चाहते हो तो सिंगल भी खरीद सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट बंडल में मेरे हिसाब से किफायती पड़ेगी, ठीक है। चारों का बंडल, ठीक है, कर सकते हो, या तीन का बंडल कर सकते हो। एंड आपको पता ही है बुक के फीचर्स कितनी बार हमने बता रखे हैं भाई, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, टॉपर्स के आंसर, मतलब हर लेवल के क्वेश्चंस और लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो रखे हैं, ठीक है। तो इसकी बात रही, जो भी है आपको ऑर्डर करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अब डायरेक्टिंग की तरफ बढ़ते हैं भाई। डायरेक्टिंग पे जाने से पहले सबसे पहला टॉपिक, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का ना मतलब समझ लो। डायरेक्टिंग क्या कहता है भाई, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं, गोल बनाए हैं, उनको पूरा करने के लिए भाई साहब चार एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्टिंग के पूरे चैप्टर में हम चार एलिमेंट्स पढ़ेंगे भाई, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। इन्हीं चार एक्टिविटीज को कैसे बढ़िया से परफॉर्म करा जा रहा है, वही डायरेक्टिंग क्या करता है, बताता है। तो ये इसकी बेसिक सी मीनिंग है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आती है। सबसे पहला क्या है, इनिशिएट एक्शन, ठीक है। एनेबल एम्प्लॉइज टू इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। भाई इसी के थ्रू ना हम उनके अंदर भावना पैदा कर देते हैं। जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है ना, अबे भाई काम कर काम कर, ठीक है, कैसे काम करेगा उसको मोटिवेट करना है, भाई तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, ठीक है, मतलब अपने अलग अलग हथकंडे अपना के उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई वो काम करना स्टार्ट करें, इनिशिएट करें क्या, एक्शन। दूसरी चीज क्या कहता है, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। भाई एक आदमी अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक आदमी अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, इन सबके एफर्ट्स को क्या करना, इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, और उनको एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाना। जो काम हमारा किसका होता है भाई, लीडरशिप का होता है। तो ये काम भी यहां पे क्या करा जाता है बच्चे, परफॉर्म करा जाता है। देन उसके बाद मींस ऑफ मोटिवेशन। भाई इसी के थ्रू क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और डायरेक्टिंग का ही तो पार्ट है ना, अभी बताया ना। किसी को अगर मान लो कोई लो फील कर रहा है, तो उसको मोटिवेशन के थ्रू क्या करा जाता है, डायरेक्टिंग के थ्रू या मोटिवेशन के थ्रू क्या करा जाता है, मोटिवेट करा जाता है। देन वो बढ़िया परफॉर्म करता है, उसकी बेस्ट एबिलिटी को निकालना। देन उसके बाद कहता है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इट helps to bring stability, balance in the organization. It is a foster cooperation and communication among the peoples, ठीक है। भाई दो डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोई भी मतभेद चल रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी चल रही है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू उसको क्या करना, बैलेंस करना। ये काम भी किसका होता है, अगेन डायरेक्टिंग का होता है। और सबसे लास्ट में क्या है, फैसिलिटेट चेंजेस, ठीक है। अगर कोई भी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है कॉर्पोरेशंस में, किसी भी चीज में, ठीक है, कहीं पे भी डेवलपमेंट की जरूरत है, तो वो चीज अगेन फिर किससे पूरी करी जाएगी भाई, डायरेक्टिंग से करी जाएगी। तो ये इसके क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग यूज करे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। एक इंसान का बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निकालता है, कहलाता है। एग्जांपल के लिए एक आदमी क्या कर सकता है, 20 यूनिट्स तक की प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, ये इसका बेस्ट है। लेकिन ये प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स की कर रहा है, 10 यूनिट्स की। तो मैनेजर का रिस्पांसिबिलिटी बनती है भाई, लीडर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो उसको मोटिवेट करे, कुछ भी करे, और उससे 20 यूनिट्स की पोटेंशियल निकाल दे। अब चाहे वो सैलरी का लालच दे या किसी और लालच से, ठीक है, वो काम निकलवाना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, पहला प्रिंसिपल हो जाता है। दूसरा, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है भाई, तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अलग है, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है।
दोनों के ऑब्जेक्टिव को कैसे जोड़ना। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे कह रहा है ऑफन इट इज सीन दैट द पर्सनल गोल ऑफ द एम्प्लॉय इज डिफरेंट। ठीक है, पर्सनल गोल एम्प्लॉय का क्या है, डिफरेंट है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा पर्सनल गोल है कि भाई इस साल इतने परसेंट का क्या मिल जाए, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाए, ये मेरा पर्सनल गोल है। अब अगर एक अच्छा मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा, वो मोटिवेशन के थ्रू मेरी सैलरी कहेगा भाई तू सैलरी बढ़ा दे, तेरी सैलरी इतनी परसेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन तुझे इतने का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, करके देना पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मैनेजर ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बस इसी चीज को बोला जाता है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव की, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है दोनों को क्या करना, कंबाइन करना। देन उसके बाद बात करी जाए यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल तुमने कहीं और भी पढ़ा है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक ही बॉस होना चाहिए और वही बॉस क्या करेगा, ऑर्डर देगा, 10 लोग आके मुझे ऑर्डर नहीं देंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा है यूनिटी ऑफ कमांड। देन उसके बाद आता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, हम कि भाई हर इंसान की ना डायरेक्टिंग की टेक्निक अलग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बंदे को पैसे की जरूरत है, उसको मैं रोज जाके भाषण दे रहा हूं कि भाई तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वो है, फलाना ढिकाना, ठीक है, और उसको जरूरत है पैसों की, तो भाई वो काम करेगा क्या, किसी सेंस में काम नहीं करेगा, सेंस ही नहीं बनता काम करने का। अगर मैं उसको पैसे से मोटिवेट करूंगा, भाई तुम्हारी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट कर दूंगा, बंदा एकदम मोटिवेट हो जाएगा। इसी का उल्टा, किसी को बढ़िया सैलरी मिल रही है बट उसको ना क्या कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उसको अच्छे से ट्रीट करो, भाई तू मेरा भाई है, ठीक है, तेरे लिए तो कुछ भी कर देंगे, तब वो आपके लिए क्या कर देगा, जान भी दे देगा। तो मतलब हर इंसान के लिए जो डायरेक्टिंग है ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसी चीज को बोलता है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ, ठीक है, डायरेक्टिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, किस पे कौन सी टेक्निक अच्छी होगी, वो मैटर करता है। देन उसके बाद मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो एम्प्लॉइज है, सबऑर्डिनेट है और मैनेजर है, इनके बीच में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। भाई मैनेजर के मन में जो आ रहा है वो एम्प्लॉइज को बोल सकता है। अब गाली गलौज नहीं करनी है भाई, पहली बात बता दूं, गाली गलौज नहीं करनी है, ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट के मन में आ रहा है वो मैनेजर के प्रति बोल सकता है, मतलब हिचक नहीं होनी चाहिए कोई, ठीक है। गाली गलौज वाला पार्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, पहली बता दूं मैं, ठीक है। देन यूजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई हर चीज स्केलर चेन से नहीं फॉलो करनी है, याद आ रहा है ना तुम लोगों को स्केलर चेन, भाई ए होता है इधर, बी होता है इधर, सी होता है इधर, डी होता है और इधर ई होता है। भाई सीधा सीधा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, स्केलर चेन के थ्रू चलेंगे। भाई स्केलर चेन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, स्केलर चेन पे निर्भर रहो। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो, उससे भी एम्प्लॉइज का मूड अच्छा रहता है। फिर उसके बाद आता है लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप का मतलब क्या है भाई, अच्छी लीडरशिप ही क्या करेगी, चीजों को या तो बना सकती है या बेकार कर सकती है। मैंने कई सारी कंपनीज को देखा है भाई कि उनका टॉप मैनेजमेंट अगर खराब होता है, सारी चीजें खराब हो जाती है। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए, वहां पे हमारा टीम लीडर बेकार था, टीम पूरी टूट गई, ठीक है, मोस्टली लोगों ने जॉब छोड़ दी थी, ठीक है। देन सबसे लास्ट में क्या होता है, फॉलो थ्रू। भाई ये सारी चीजें जो भी कर रहे हो ना, ठीक है, इनका फॉलो थ्रू भी तो लेना है। वही कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड ऑर्डर, सिर्फ कमांड और ऑर्डर ही नहीं दे रहा अपने सबऑर्डिनेट को, भाई उनसे फीडबैक भी ले रहा है। वही चीज क्या कहलाती है, फॉलो थ्रू कहलाती है। तो ये कुछ भाई 8 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि अगर आप डायरेक्टिंग करने जा रहे हो तो आपके लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। इन टॉपिक पे उतना ध्यान मत देना जिन टॉपिक्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जैसे कि ये चारों टॉपिक्स क्या हैं, पूरे इंपॉर्टेंट है भाई, इनके बिना तुम्हारा पेपर अधूरा है, ठीक है। बस ये चीज समझ लो, इससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरविजन की। सुपरविजन नाम से समझ में आ रहा है भाई, देख रेख करनी है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, वो चीज अपने को क्या करनी है, यहाँ पे पकड़नी है। तो कह रहा है सुपरविजन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर आर गाइडेड, ठीक है, एंड गाइडेड टुवर्ड्स द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा है उसकी तरफ उनको गाइड करके क्या करा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। ये क्या करता है, इन्वॉल्व्स डायरेक्टली ओवरसीइंग द वर्कर्स ऑफ, ठीक है, उनको क्या करा जाता है, डायरेक्टली जाके देखा जाता है कि भाई तुम कैसा काम कर रहे हो, तुम कैसा काम कर रहे हो। देन उसके बाद कहता है इंश्योर दैट वर्क इज कैरिड आउट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के डायरेक्शन में सही से हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और यहां पे एक चीज और रखी जाती है, गुड सुपरविजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हार्मनी एंड यूनिटी अमंग वर्कर्स। एक अच्छा सुपरविजन अगर आप करोगे, ठीक है, अब मान लो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो सारे वर्कर्स एक दूसरे से आपके साथ मिले रहेंगे, आपके साथ जुड़ के रहेंगे। तो एक अच्छा सुपरविजन क्या करता है, हार्मनी और यूनिटी को क्या करता है, वर्कर्स की डिनोट करता है। अब रोल ऑफ सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर का रोल क्या है भाई, सबसे पहला सुपरवाइजर, अ सुपरवाइजर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली ओवरसीइंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। वर्कर की सारी एक्टिविटीज देखने का काम किसका होता है भाई, सुपरवाइजर का होता है। दूसरी चीज क्या है कि सुपरवाइजर जो है, ठीक है, अच्छा, ये अलग अलग लेवल पे ना कई सारे रोल्स अपने प्ले करता है, उन्हीं रोल्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज क्या करता है, प्ले द रोल ऑफ गाइड, एक गाइड के रूप में काम करता है।
फ्रेंड एंड एक फिलोसफर के रूप में भी काम करता है भाई, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करता रहता है। तो ये 3 रूप से क्या करता है, काम करता है। प्लस इसका और क्या काम है भाई, गाइड करना, ठीक है। आपको कोई चीज अगर समझनी है, कुछ पूछना है, तो उसका सपोर्ट करना, ठीक है। वर्कर्स के बीच में क्या करना, हार्मनी और उनको यूनाइट करके रखना। देन उसके बाद बात करी जाए लिंक ऑफ कम्युनिकेशन, किसके किसके बीच में भाई, मैनेजर और वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन का लिंक का काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई टॉप पे मैनेजर है, अगर मैं मान लो कोई बात मैनेजर से नहीं बता पा रहा हूं तो अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर लो भाई, ठीक है। बीच में सुपरवाइजर है और ये नीचे क्या आ गए, वर्कर आ गए। वर्कर अपनी बात सुपरवाइजर को बताएंगे, सुपरवाइजर यही बात क्या करेगा, मैनेजर को बताएगा। फिर मैनेजर का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो सुपरवाइजर तक, फिर सुपरवाइजर यही रिस्पॉन्स कहां तक पहुंचाएगा, वर्कर तक पहुंचाएगा। ये पूरा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करी जाए, अच्छा वही बात कह रहा है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स कम्युनिकेट थ्रू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के थ्रू क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा उसके बाद कह रहा है इन्हीं के हाथ में होता है भाई कि कैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके, एफिशिएंटली रन कर सके। भाई सुपरवाइजर का ना बहुत ज्यादा रोल होता है। एक फोरमैन तुमने पढ़ा होगा ना, ठीक है, जो हमने फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक पढ़ी थी, उसको भी एक तरह से क्या बोला जाए, सुपरवाइजर बोला जाए। तो सुपरवाइजर का काफी रोल होता है। अच्छा इनके पास नॉलेज और स्किल्स दोनों होती हैं। तो अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है, कोई नया एम्प्लॉय आया है उसको ट्रेनिंग देनी है, तो वो भी काम किसका होता है, अगेन सुपरवाइजर का होता है। नॉलेज एंड ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। और बात करी जाए तो एक सुपरवाइजर सक्सेसफुल इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय को क्या करता है, उसके हाई स्टैंडर्ड्स, उसके मोरल्स को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। मोटिवेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं रहेगा ना, हमेशा एकदम डिप्रेस रहेगा भाई, हर समय किसके बारे में सोच रहा होगा, चूहे मारने वाली दवाई के बारे में सोच रहा होगा, पंखे के बारे में सोच रहा होगा, रस्सी के बारे में सोच रहा होगा, घंटा काम होगा, ठीक है। तो काम को अगर करना है, मतलब ये सब जोक है काम को अगर करना है तो एम्प्लॉय हमारा क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। और सबसे लास्ट में क्या है कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑलवेज किसके द्वारा पॉसिबल होगा, सुपरवाइजर के। अच्छा अगर सुपरवाइजर ना हो ना तो एम्प्लॉयज बड़े चिल भी हो जाते हैं भाई, एकदम आलस में बैठ जाएंगे, कोई सुपरवाइजर नहीं होगा ऊपर से। लेकिन अगर सुपरवाइजर होगा तो वो डर के ही मारे कम से कम काम तो करते हैं ना। तो ये पूरी कहानी यहां पे देखने को मिलती है। आगे मूव करते हैं, अगला जो पार्ट है वो क्या है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। सुपरविजन अगर आए भी ना, कई बार सुपरविजन स्किप हो जाता है, लेकिन मोटिवेशन इज द टॉपिक। मोटिवेशन, लीडरशिप, ये 2 टॉपिक है, एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो मोटिवेशन क्या कहता है, मोटिवेशन रेफर्स टू द इंट्रोड्यूसिंग वर्कर टू द वर्क एंड परफॉर्म, ठीक है। अच्छा जो भी डिजायर्ड, ये थोड़ा सा स्पेस ऊपर नीचे हो गया, बट कोई बात नहीं, हम वैसे ही बता दूंगा आपको कि मोटिवेशन का जो काम होता है ना भाई, सामने वाले के अंदर एक फीलिंग पैदा करना कि जिससे हम डिजायरेबल रिजल्ट्स को निकाल सकें, ठीक है। उसके अंदर एक चिंगारी, आग लगा देना भाई, करके दिखाएंगे, वो वाला क्या करना है चीज, इसे क्या बोला जाता है, मोटिवेशन बोला जाता है। अच्छा ये क्या होता है, ये साइकोलॉजी ऑफ वर्कर से खेलना है, ठीक है। उसके दिमाग से खेलना है, उसके दिमाग को कैसे क्या करा जाए, निचोड़ लिया जाए, बढ़िया कर दिया जाए, एकदम अच्छा फील कराया जाए उसको। उसी फीलिंग को क्या बोला जाता है, मोटिवेशन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा इसी के थ्रू क्या होता है, फॉर्म ऑफ प्रमोशन, अप्रेजल एंड रिकॉग्नाइजेशन, कई सारे तरीके होते हैं मोटिवेशन के ना, बहुत तरीके होते हैं। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या है, पैसा पैसा, ठीक है। इसमें प्रमोशन आ जाता है, सैलरी में हाइक आ जाती है, और बोनस वो सारे क्या हो जाते हैं, प्रमोशन फाइनेंशियल इंसेंटिव का पार्ट हो जाते हैं। इसी का उल्टा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का प्रोग्राम चलता है, तो उसमें एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, किसका पार्ट हो जाती है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा काइंड ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइडेड डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर, ठीक है। उसकी नीड पे डिपेंड करता है। जैसे हमने टेक्निक्स ऑफ वो डायरेक्टिंग पढ़ा था ना, कि भाई एक बंदे को पैसे की जरूरत है, मैं उसको रोज जाके ज्ञान दे रहा हूं कि भाई तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है आग, वो कहेगा साले निकल जा निकल जा, जरूरत नहीं है मुझे इस मोटिवेशन की, मुझे जरूरत है पैसे की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो वो चीज यहाँ पे डिपेंड करती है उसकी एक्सपेक्टेशन पे, उसकी डिजायर पे, उसी हिसाब से उसको क्या करा जाएगा, मोटिवेट करा जाएगा। अगर उसको फाइनेंशियल की जरूरत है, फाइनेंशियल प्रोवाइड करो, नॉन फाइनेंशियल की जरूरत है, नॉन फाइनेंशियल प्रोवाइड करो। इट्स डिपेंड ऑन एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा one employee appraisal may be motivated factor, ठीक है, while another praise from a senior। एक एम्प्लॉय को अगर तुम प्रमोट कर देते हो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन यही अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय है तो उसको अगर जो सीनियर है वो कह दे भाई बढ़िया काम करते हो, तुम बेहतरीन बच्चे हो, ठीक है, या तुम बहुत बेहतरीन इंसान हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए, रोज मैं, तुम्हारे घर वाले रोज तुम्हें ये तो नहीं करते ना कि सुबह उठते गाली देना स्टार्ट कर देते, कुत्ता है, कमीना है, ये है, वो है, फलाना ढेकाना, कि पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, बर्बाद हो जाएगा, भीख मांगेगा, गोबर फेंकेगा, पता नहीं क्या क्या, ऐसे फुल घर वाले सुनाते रहते हैं ना, ठीक है गंदी गंदी सी चीजें बोलते रहते हैं।
अब क्या होता है, और बीच में कभी वो फ्लिप भी हो जाता है, मम्मा बहुत ज्यादा फ्लिप होती है ना, मम्मा अगले ही 1 घंटे बाद कहेगी तू ही मेरा राजा बेटा है, ये है वो है फलाना ढेकाना। तो मम्मा को भी पता है भाई मोटिवेशन का तरीका, कि कैसे इंसान को क्या करा जा सकता है, मोटिवेट करा जा सकता है। कब इसको गाली दी जा सकती है, नेगेटिव मोटिवेशन दी जाए, कब इसको पॉजिटिव मोटिवेशन दी जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन क्या होता रहता है, डिपेंड होता रहता है। अब इसमें 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि तुम लोगों को पता ही है, मैं ज्यादा इस पे डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मोटिव, मोटिव क्या है, एक इनर डिजायर विच एक्टिवेट एन इंडिविजुअल टू मूव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक अंदर वो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वो ट्रिगर पॉइंट एक्टिव करना, वही क्या कहलाता है, मोटिव कहलाता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन इज द प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हम आपकी बेस्ट एबिलिटी का रिजल्ट आपसे क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और मोटिवेटर कौन है, इंसेंटिव और टेक्निक जो मैंने यूज करी है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो ये 3 टर्म्स हैं, तीनों का मतलब कभी कभी ऐसा लगता है भाई सेम ही है, लेकिन तीनों का मतलब क्या है, डिफरेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मोटिवेशन की फीचर की बात करी जाए तो सबसे पहला क्या है, इट्स एन इनविजिबल फोर्स। ये क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है, अंदर की फीलिंग है भाई। मोटिवेशन पकड़ थोड़ी सकते, पकड़ लो मोटिवेशन को, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये अंदर की क्या है, फीलिंग है। दूसरी चीज क्या है, मोटिवेशन हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। इसी के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर सारे एम्प्लॉय अपने मोटिवेट रहेंगे ना भाई, ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लेंगे हम, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहता है, मोटिवेशन कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया ना कि पहला तरीका तो ये है कि एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दें तो उससे मोटिवेट हो जाएगा। और मान लो अगर एम्प्लॉय फिर भी नहीं मान रहा है, सैलरी बढ़ाने के बाद भी नहीं मान रहा, तो सैलरी कम करके या डिमोशन करके भी उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मुझे बच्चों से कुछ निकलवाना है, रिजल्ट निकलवाना है, तो कभी कभी मैं उनको प्रेज कर देता हूं, या कुछ पार्टी वार्टी दे दी कि भाई इतने % मार्क्स लाओ, इतने रुपए ले जाओ, या ये पार्टी कर देंगे, अगर सारे बच्चे इतने मार्क्स ले आए इतनी की पार्टी हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन हो जाता है। नेगेटिव में क्या है, मार मार के थप्पड़ उप्पड़, ठीक है, पढ़ा दिया, तो वो चीज क्या हो जाती है, नेगेटिव मोटिवेशन हो जाती है। तो मोटिवेशन दोनों हो सकती है भाई, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और तीसरा सबसे लास्ट क्या एक पॉइंट कह रहा है कि मोटिवेशन इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस। तुम्हें लग रहा है सिंपल प्रोसेस है, भाई नहीं। कभी कोई इंसान फाइनेंशियल मोटिवेशन से मोटिवेट हो सकता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव से, तो कभी नॉन फाइनेंशियल से। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इजी प्रोसेस नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि लड़कियों के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, भाई भगवान नहीं उनका दिमाग पढ़ पाए तो हम क्या खाक हैं। सेम ऐसे मोटिवेशन भी है कि मोटिवेशन इज अनप्रिडिक्टेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन आता है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, आओ समझते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये रियल लाइफ में हर इंसान ने फेस किया है भाई, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। चलो सबसे पहली चीज क्या है, कोई अनसेटिस्फाइड अपनी वांट होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे सैलरी बढ़वानी है, ठीक है, या मान लो एग्जांपल के लिए कोई लड़की पसंद आ गई, ले लेते हैं, ये भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई लड़की पसंद आ गई, या मुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है, मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, अनसेटिस्फाइड वांट बोला जाता है। मेरी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, सैलरी नहीं बढ़ पा रही है। तो इस केस में क्या होता हूँ भाई, मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, भाई बात नहीं हो रही उससे, कुछ भी मामला आगे नहीं बढ़ रहा, बस मैं उसे देखता हूँ, देख के खुश हो जाता हूँ, काम खत्म हो जाता है, ये वाला सिनेरियो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भाई सैलरी नहीं बढ़ रही, हर महीने वही सैलरी आ रही है, कह रहे अगले महीने देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, सैलरी बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। तो उस चीज में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, टेंशन होती है। देन उसके बाद होता है ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, द फ्रस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट्स द इंडिविजुअल टू सर्च ऑल्टरनेट टू सेटिस्फाई द नीड। भाई उससे बात नहीं हो पा रही है, उसकी फ्रेंड ही सही, ठीक है, कोई ना कोई तो एक चली जाएगी फ्रेंड, ठीक है, उससे बात नहीं हो रही, फ्रेंड पे चले जाएंगे। या एग्जांपल के लिए जैसे जॉब में जब सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती, 10 जगह पे रेज्यूमे भेज दिया, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, ड्राइव बोला जाता है। मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शंस तलाशना, वो क्या कहलाता है, ड्राइव्स कहलाता है। देन उसके बाद behavior. From the among numerous alternates, he select one and modify his behavior according to it. अब जैसे एग्जांपल के लिए जो पहले लड़की थी उसको बैड बॉयज पसंद थे, तो भाई मैं थोड़ा ऐसे शर्ट के बटन खोल लिए, ठीक है, वैसे थोड़ा एटीट्यूड करा। उसकी फ्रेंड जो है उसको क्या है, अच्छे लड़के पसंद है, तो अब भाई बटन यहाँ तक बंद हो जाए, यहाँ तक बंद हो जाए, बाल बाल एकदम तेल वेल से चिपका के अच्छे, मतलब उसके बिहेवियर के हिसाब से चीजों को क्या कर देना, चेंज कर देना, वो क्या कहलाता है, बिहेवियर। फिर उसके बाद आता है सेटिस्फैक्शन। और अब भाई इतनी मेहनत करी है, पट गई मान लो लड़की, उस केस में क्या होगा, ठीक है, अपना बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, अपने को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अच्छा लगेगा। और लास्ट में क्या होगा, हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा मोटिवेशन का क्या रहता है, प्रोसेस रहता है। अब नई प्रॉब्लम,
मतलब नई अनसेटिस्फाइड वांट, फिर से फ्रस्ट्रेशन, फिर से उसके अल्टरनेट ऑप्शंस ड्राइव करना, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करना, देन उसके बाद सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करना, चेंज करना, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल मिलना, और इससे क्या हो जाएगी, टेंशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन होता है। भाई अब मोटिवेशन खत्म कर चुके हैं, मोटिवेशन का एक बारी प्रोसेस हमने पूरा देख लिया कि कैसे मोटिवेशन होती है। अब ये देख लो कि भाई इसके फायदे क्या है, क्यों करा जाता है मोटिवेशन, फायदा क्या है भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, क्या कहता है, सबसे पहला इंप्रूव द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई एम्प्लॉय मोटिवेट रहने वाला, अभी डिप्रेस रहेगा भाई, काम ही नहीं करेगा, ऊपर से आजू बाजू वालों को भी डिप्रेस कर देगा, काम नहीं करने देगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय पूरा मोटिवेट एकदम जोश में है भाई, जोश में है, तो उस केस में वो खुद ही भी अच्छा परफॉर्म करेगा, खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, खुद भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और जब एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ग्रो करने लग जाएगी। दूसरी चीज कहता है हेल्प टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो बढ़िया काम करेगा, ये फायदा मिलेगा अपने को। देन उसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा ये एक पॉइंट मिस हो गया है, ठीक है, इसको मैं वैसे ही हाईलाइट कर देता हूं, हेल्प्स टू रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है, एम्प्लॉय छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं ना, अगर एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं रहते, उनको उनकी फुलफिलमेंट नहीं मिलती जॉब में, तो वो छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एंड सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब क्या है, एम्प्लॉय जॉब से एब्सेंट रहने लगता है, छुट्टी ज्यादा लेने लगता है। अगर उसको अच्छा माहौल मिलेगा, घर वाला माहौल मिलेगा, बढ़िया माहौल मिलेगा, भाई वो छुट्टी क्यों लेगा, छुट्टी लेने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। सबसे लास्ट में क्या होता है, हेल्प टू मैनेज द चेंजेस स्मूथली। अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मोटिवेशन के थ्रू इजीली क्या करा जा सकता है, उनको मोटिवेट कर दो, समझा दो कि भाई कंप्यूटर आने से या एआई आने से तुम्हारा काम इजी हो जाएगा, तुम इस चीजों को इजीली कर सकते हो, तो वो फायदा यहाँ पे क्या हो जाता है, मिल जाता है एम्प्लॉइज को। आगे बढ़ते हैं। अब मैस्लो के नीड्स की हायरार्की की थ्योरी है। मैस्लो एक ऑब्जर्वर थे कह सकते हो, या बिजनेस स्टडीज के ज्ञाता थे। उन्होंने कई सारे लोगों पे ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट्स करे, और एक्सपेरिमेंट्स करके उनको समझ में आया कि इंसान की ना कुछ नीड्स हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलती हैं। तो उसी नीड को हम क्या करेंगे, मैस्लो की नीड्स की हायरार्की की थ्योरी जो है उसमें समझेंगे। अच्छा, इसको वीवीआईपी मार्क कर देना, बिना इसके पेपर तुम्हारा अधूरा है। मैं बोर्ड्स की भी बात कर रहा हूं, बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा आने की इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। क्या कहता है, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का फिनोमेना थोड़ा सा समझाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू द मैस्लो, द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज में क्या करी गई है, डिवाइड करी गई है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, वो 5 कैटेगरीज कौन सी है। अच्छा, उस पे जाने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। जनरली मैं अजम्पशंस ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाता था, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर है, जो 2024-25 का पेपर था, उसमें इसकी अजम्पशंस ही पूछ दी थी। मैं कहा अरे भाई, ये वो वाला चैप्टर है जो कहता है ना, अपने को चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, कोई इज्जत नहीं कर रहा, अपने को चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, तो इसने क्या करा है, मेरे से लड़के इज्जत की है। तो आओ इसके बारे में फोकस करते हैं। मैस्लो की नीड्स की कुछ फॉलोइंग अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन क्या है, द बिहेवियर ऑफ पीपल, पीपल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड डिजायर। ठीक है, इंसान का जो बिहेवियर है ना, उसकी नीड्स और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिजायर्स के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। दूसरी अजम्पशन क्या है, इट इज पॉसिबल टू अरेंज द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर ऑफ हायरार्की। ठीक है, पहले ये चीज आएगी, पहली प्रायोरिटी मेरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ये एक ऑर्डर में इसको क्या करा जा सकता है, अरेंज करा जा सकता है। थर्ड क्या कहता है कि एन इंडिविजुअल वुड मूव टू हायर लेवल ऑफ नीड्स, ठीक है, हायरार्की ओनली व्हेन द नीड ऑफ लोअर लेवल इज कंप्लीटेड। ठीक है, सबसे पहली नीड हमारी क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, ये पूरी होगी तभी आगे की नीड पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो ये क्या कहती है कि भाई पहली नीड पूरी होगी तभी उससे बड़ी वाली नीड पे क्या करूंगा, मैं फोकस करूंगा। और सबसे लास्ट में क्या कहता है, when a need at particular level is satisfied, further motivation can be। ठीक है, अगर एक लेवल की नीड पूरी हो गई है, तो अब मुझे अगर मोटिवेट करना है तो उससे ऊपर वाली नीड को मेरे क्या करना पड़ेगा, आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये कुछ नीड्स हमारी बनाई गई हैं भाई। सबसे पहली नीड को बोला जाता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, बेसिक नीड्स भी जिसको हम बोलते हैं अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में, सिक्योरिटी की नीड्स, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम्स, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये इनका क्रम रहता है। सबसे पहली नीड जो हम फुलफिल करते हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स करते हैं, देन उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या कहानी है भाई। सबसे पहले बेसिक नीड्स में क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, वो चीजें आती हैं। अच्छा, एक इंसान अगर है उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, तो क्या वो मोदी जी के बारे में डिस्कशन करेगा, भाई उसकी बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान है, उसको रोटी कपड़ा मकान दोगे, उससे उसको लेना देना है। तो पहली नीड तो वही आ जाती है। दूसरी नीड आ जाती है सिक्योरिटी की नीड। अब जैसे एग्जांपल के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब सिक्योरिटी यहां पे कंसर्न हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास जॉब ही नहीं है तो क्या मुझे जॉब सिक्योरिटी की जरूरत होगी क्या? अब पागल हूं क्या मैं? जॉब सिक्योरिटी की नीड ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जॉब ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, पहले अगर आपकी मान लो बेसिक नीड्स पूरी हो गई,
ठीक है, आपको हल्का फुल्का सैलरी मिल गई, जॉब मिल गई, तो अगली नीड आपकी हो जाती है कि मेरी जॉब ना चली जाए। ठीक है, अब जिसके पास जॉब ही नहीं है वो क्या जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, भाई मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, टेंशन में। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी की नीड आ जाती है। अब सिक्योरिटी की नीड सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी भी होती है कि पेंशन वेंशन वो वाला हिसाब किताब, या फिर कोई सड़क पे चलते हुए आपको चाकू न मार के चला जाए, वो सारा हिसाब सिक्योरिटी की नीड्स में आ जाता है। देन उसके बाद आता है बिलोंगिंगनेस की नीड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द सोशल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्यार मोहब्बत दोस्ती, ये सारी चीजें भी, भाई रोटी कपड़ा मकान मिल गया, नौकरी फिक्स हो गई, ठीक है, अब प्यार मोहब्बत दोस्ती भी तो चाहिए ना, तो वो चीज कहां से मिल जाती है, किसमें आ जाती है बच्चे, बिलोंगिंगनेस में। देन उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या होता है, इट कंप्राइज एलिमेंट्स सच एज रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द पीर ग्रुप। जो भी ग्रुप में हम काम कर रहे हैं उसमें मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, वो चीज किस में चली जाती है, स्टीम नीड्स में चली जाती है। और सबसे लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर इंसान के ना मन में एक वो भावना होती है, भाई ये चीज करनी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जो मम्मी पापा लोग या दादा दादी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो धर्म कर्म के काम में काफी ज्यादा लग जाते हैं, 50-60 के बाद लोग धर्म कर्म के काम में, ठीक है, वो उनकी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला लेवल है। तो इसमें क्या कहता है, एवरी इंडिविजुअल विशेस टू अचीव व्हाट ही एम्स और इंस्पायर। ठीक है, बचपन में सोचा होगा ना ये बनेंगे, या जब जॉब कर रहे होते सोचा होगा सीईओ वाली पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, मैनेजर वाली पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो वो पोस्ट क्या होती है, उसी टाइप की पोस्ट को, या आपके अंदर की जो बेस्ट फीलिंग है उस फीलिंग को ही क्या बोला जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आपने सोचा रखा होता है। जैसे मैंने सोच रखा है कि अपना एक भोले चटूरे नाम का क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट होना चाहिए जिसपे छोले भटूरे और लेथार्जिक लस्सी, दो ही चीजें क्या होंगी, बिकेंगी। तो ये मेरी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला जाता है। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क, एटोनमी, ग्रोथ, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पे, फुलफिल होती हैं। और इस पे हमने बात करी थी कि भाई पहली नीड पूरी होगी तभी हम अगले पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। या मान लो अगर पहली नीड पूरी हो गई तो अगर बंदे को मोटिवेशन चाहिए तो सेकंड नीड से ही वो मोटिवेट होगा, पहली नीड से अब दोबारा वो मोटिवेट नहीं होगा। ये इसके अजम्पशंस में था। देन उसके बाद आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब पैसा वैसा कुछ हिसाब किताब जिससे बंदा मोटिवेट हो जाए। दो टूल्स हैं भाई, एक तो मॉनेटरी है और एक नॉन मॉनेटरी है। ठीक है, सबसे पहले मॉनेटरी या फाइनेंशियल टूल की बात करी जाए तो इसमें दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक तो डायरेक्ट मोटिवेशन होता है और एक, ठीक है, क्वार्टर टू नॉन मॉनेटरी नीड्स होता है। आओ देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करेंगे तो इसमें सैलरी एंड अलाउंस बेसिक चीज है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। भाई वो कर देते हैं ना, जो जितना परफॉर्म करेगा उसको उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो वो किसको क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव बोला जाता है। बोनस दिवाली में मिलता है ना बोनस, बस वही वाला हिसाब किताब है। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन, ईशॉप्स। ईशॉप्स आपने सुना होगा कि अपने एम्प्लॉइज को ना स्टॉक दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी कंपनी में जॉब करता था तो उस कंपनी ने मुझे अपना एक शेयर दे रखा था और कह रखा था कि अगर 5 साल तक कर जाओगे तो वो शेयर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो वहां पे भी एम्प्लॉय धन लगा के काम करता, भाई कंपनी हमारी है, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी मतलब हमारे पैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव का पार्ट होता है। अच्छा, फाइनेंशियल इंसेंटिव में और भी कुछ आते हैं, शेयरिंग ऑप्शंस। ये भी बोल देते हैं कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसमें से आपको भी शेयर दिया जाएगा, मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो शेयरिंग ऑप्शन आ जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ जाते हैं, हमने देखा होगा पेंशन, ग्रेचुटी वेचुटी, वो टाइप की चीजें वो यहाँ पे आ जाती हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उसको हाउस अलाउंस दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, पेट्रोल का खर्चा दे देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, किसमें आ जाती हैं बच्चे, फ्रिंज अलाउंस में आ जाती है। अच्छा, नॉन मॉनेटरीज में बात करी जाए तो पोजीशन, अगर बंदे को प्रमोट कर दिया, पावर ज्यादा दे दी तो खुश हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बढ़िया वर्किंग एनवायरनमेंट दे दिया, काम बढ़िया करने का एनवायरनमेंट दे दिया तो वो वहां पे फायदा हो जाता है। अब जैसे मैं एक कंपनी में काम करता था किसी, और इतना गंदा वर्किंग एनवायरनमेंट था भाई, काम करने का मतलब क्या ही बोलूं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वर्किंग एनवायरनमेंट भाई मस्त। देन उसके बाद वर्क इनरिचमेंट। वर्क इनरिचमेंट का मतलब क्या है, जो काम उसको पसंद है वो काम उसको प्रोवाइड करो तो भी उसको अच्छा लगेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज, उसके पास ऑप्शन है कि भाई वो ग्रो करेगा इन फ्यूचर, उसकी सैलरी बढ़ेगी तब भी वो वहां पे रुक सकता है। जॉब सिक्योरिटी, उसको पता है कि भाई आप उसको जॉब से नहीं निकालोगे, तो वो चीज क्या हो जाती है, जॉब सिक्योरिटी आ जाती है। इन्वॉल्वमेंट, अगर कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो उनसे पूछा जाए, ठीक है, उनसे सजेशंस लिए जाए तो उसको लगेगा ना हाँ भाई कंपनी मेरी बात सुन रही है। ठीक है, तो वो इसका पार्ट हो जाता है। देन उसके बाद आता है एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। आपने देखा होगा ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द डे वाला प्रोग्राम चलता है, तो इससे भी एम्प्लॉइज क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। देन इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है जिसको बोला जाता है लीडरशिप। लीडरशिप से मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आता है, बट लीडरशिप एक अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी काम को कराने के लिए, इस चीज को क्या बोला जाता है, लीडरशिप बोला जाता है। तो वही कह रहा है, लीडरशिप रेफर्स टू द इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियरल ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, सच दैट, ठीक है, इंप्रूवमेंट। चलो ये थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत आ गई है, बट कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। थोड़ा सा पीपीटी ऊपर नीचे हो जाती है यार, बट जब तक हम हैं तब तक इसकी क्या जरूरत, ठीक है, बिना इसके भी काम चल सकता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई
एक ऐसी पावर जिससे मैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर लूं कि वो मेरी बात माने, ठीक है, बस इसी चीज को क्या बोला जाता है, लीडरशिप बोला जाता है। अब देखो, एक गुड लीडर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है भाई, बंदा जोश में आ जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप की बात करी जाए तो सबसे पहली एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, अदर को कैसे इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। दूसरी चीज, ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरे के बिहेवियर में क्या करना, चेंज लाना, ठीक है। इंटरपर्सनल लीडरशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है, मतलब ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है मेरे और मेरे फॉलोअर्स के बीच का, मतलब मेरे जो, मैं जिस टीम को लीड कर रहा हूं उस टीम के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा क्या है, रिलेशन है। उसके बाद क्या है, इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार लीड कर दिया सबको बस अब घर पे आराम से बैठे चिल चिल चिल, ऐसा नहीं करना भाई। टाइम टू टाइम मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। वर्क टू अचीव अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही लीडरशिप क्या होती है, परफॉर्म करी जाती है। अब ध्यान से देखना, दो टर्म्स तुमने सुनी होंगी, एक है भाई मैनेजर और एक है लीडर, दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है आओ देखते हैं। सबसे पहला एग्जिस्टेंस की बात करी जाए तो एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ लीडर जो होता है ना, मैनेजर जो होता है सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इनफॉर्मल में कभी क्रिकेट विकेट का मैच खेलने जाओ तब लीडरशिप आपको दिखेगी, लेकिन मैनेजर वहां पे नहीं दिखेगा। तो ये क्या होता है, ये दोनों में एग्जिस्ट करता है भाई, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी। अच्छा, इसी का उल्टा ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज सच दैट, ठीक है, वर्क को कैसे अचीव करना है, कंपनी के कॉमन गोल्स को कैसे पूरा करना है वो है। जबकि इसकी बात करी जाए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडर इज टू इंश्योर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, हर इंसान की सेटिस्फैक्शन पूरी हो रही हो और जो हमारा ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या हो रहा हो, फुलफिल हो रहा हो, जो भी फॉलोअर्स हैं हमारे। पावर एंड अथॉरिटी की बात करी जाए तो अ मैनेजर हैज अ फॉर्मल पावर एंड अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू व्हिच द ही मॉडिफाइड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। पावर से डराएगा, ये पावर से क्या करेगा, डराएगा। जबकि ये बंदा क्या है, ठीक है, अ लीडर डज नॉट हैव एनी फॉर्मल अथॉरिटी एंड पावर, कोई फॉर्मल अथॉरिटी एंड पावर नहीं है, बट बंदा अपनी चालाकी से, अपनी सोच समझ से क्या कर सकता है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ही यूज द वैल्यूज ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, अपने बात से, ठीक है, लोगों को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। फंक्शनल स्प्रेड की बात करी जाए तो ये क्या होता है, द फंक्शन ऑफ मैनेजर इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजर के इंक्लूड होते हैं। जब किसी बात करी जाए सिर्फ इसका काम क्या होता है, डायरेक्ट करना लोगों को। सिंपल सी कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, गुड लीडर की क्या क्वालिटीज हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट। जनरली मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता कि एक इंसान फिजिकली अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग है, ठीक है, तो उसको लीडर बना देना चाहिए। मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता, बट बुक में दे रखा है, ठीक है, पढ़ लो, कोई बात नहीं। दूसरा है ऑनेस्टी, वाइस, ईमानदार होना चाहिए, जस्ट लाइक मी। तुम लोग मुझे अपना लीडर मान सकते हो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एक लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए, बट राइट नाउ आज के टाइम पे हर इंसान मेरे हिसाब से उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, ठीक है, कोई भी 100% ऑनेस्ट नहीं है। आज के टाइम पे वो अच्छा है जो कम खराब है आज के टाइम पे वो अच्छा है जो कम खराब है। क्या गहरी बात बोल देता हूँ ना, क्योंकि ऐसा लगता है फिलोसफर हो। देन उसके बाद इंटेलिजेंट एंड नॉलेज होनी चाहिए भाई, डम इंसान को थोड़ी बना दोगे लीडर। देन उसके बाद कहता है इंस्पिरेशन होनी चाहिए, लोग उसको देख के इंस्पायर होंगे, भाई हाँ इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। तुम्हारे होगा ना आस पड़ोस में शर्मा जी का लड़का ठीक है। इनिशिएटिव, अ गुड लीडर ऑलवेज टेक इनिशिएटिव विदाउट एनी, ठीक है, डाउट, कोई अपॉर्चुनिटीज के, ठीक है, हमेशा क्या करता रहता है, नया सोचता रहता है, कुछ बढ़िया करता रहता है। तो एक गुड लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा सिक्स क्वालिटी क्या है भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर। डरते डरते किसी से बात करे क्या फायदा भाई, पुलिस वाला आ गया, हम कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। मोदी जी है ना अच्छे लीडर, ठीक है, राहुल गांधी को तभी अच्छा लीडर नहीं माना जाता। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, अपने सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं या सबऑर्डिनेट हैं उनको क्या माने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कि भाई ये सारे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक अच्छा लीडर बनने में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का ही मेन मैटर करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या है, एबिलिटी टू टेक डिसीजन, तुरंत डिसीजन मेकिंग भाई स्ट्रांग होना चाहिए। ये काम करना है, नहीं करना है, नहीं करना है वाला हिसाब होना चाहिए। सोशल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए उसका, ठीक है, सोशली। अब किसी को गाली गलौज दे रहा है तो अच्छा लीडर तो ऐसा एग्जांपल तो नहीं सेट कर सकते ना इसको लीडर बना के। और सबसे लास्ट में क्या है, डायनामिक होना चाहिए, मतलब समय के हिसाब से क्या कर जाए, चेंज कर जाए। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि while the above mentioned qualities are prerequisites for being a good leader, बट ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटीज किसी बंदे के अंदर, सारी क्वालिटीज किसी एक बंदे के अंदर होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कुछ क्वालिटीज भी हैं दैट मींस यू आर अ गुड लीडर, ठीक है। हर इंसान में सारी चीजें थोड़ी होती हैं। देन इसके बाद आता है, इसको वीवीआईपी मार्क कर दो भाई, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। तीन तरह की लीडरशिप स्टाइल होती है, एक होता है ऑटोक्रेट लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेट, और सबसे लास्ट क्या है, लीज फ्री या क्या कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहले ऑटोक्रेट की बात करते हैं। ऑटोक्रेट नाम से ही समझ में आ जा रहा है भाई, जो भी बातें हैं लीडर बोलेगा, लीडर करेगा। डिक्टेटरशिप सुनी है तुम लोगों ने, बस भाई यार डिक्टेटरशिप ना मेरा बड़ा फेवरेट है। जनरली मैं डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता यार। डेमोक्रेसी में क्या है, आप कुछ रूल ला रहे हो, सामने वाला बंदा कह रहा है हाय 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 हाय, ऑटोक्रेट में हाय हाय बोलोगे, निपटा दो इसको,
वो वाला है। मतलब ऑटोक्रेट में कह सकते हो या कह सकते हो कि जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें करने वाले को मजा आता है। डिक्टेटरशिप में ना, डिक्टेटरशिप जो कर रहा होता है उसको मजा आता है, और जो फेस कर रहा होता है उसको मजा नहीं आता। तो पर्सनली मेरा बिलीव है कि ऑटोक्रेट इज अ ग्रेट स्टाइल, ठीक है। बट यहाँ पे ना एम्प्लॉइज क्या आ जाते हैं, उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जिस्ट कंप्लीटली कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट। जो मालिक है ना, इसके पास, लीडर के पास पूरा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स के पास कंट्रोल क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। सेंट्रलाइज पावर होती है पूरी की पावर, वन वे कम्युनिकेशन होता है। इनसे हम कुछ पूछेंगे भी नहीं, इनको ऑर्डर देंगे, बस इनको काम परफॉर्म करना है। इसको क्या बोला जाता है, ऑटोक्रेटिक। देन उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक नाम से ही समझ में आ जा रहा है, लीडर सेंटर में है भाई, तुमसे भी सजेशन लेगा, तुमसे भी सजेशन लेगा, तुमसे भी लेगा, तुमसे भी लेगा, फिर उसके बाद तुमको क्या करेगा, बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इससे अच्छे डिसीजन देखने को मिल जाते हैं। एंड सबसे लास्ट में आता है लीज फेयर, ठीक है। लीज फेयर में भाई लीडर बाहर हो जाएगा, जो सबऑर्डिनेट्स हैं अपने मन के हिसाब से कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, कुछ भी डिसीजन ले रहा है, मतलब यहाँ पे लीडर की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। देन उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है, इसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। आओ देखते हैं भाई कम्युनिकेशन की क्या कहानी है। कम्युनिकेशन का मतलब नाम सबको पता है, कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फीलिंग, ठीक है। देखो भाई, कम्युनिकेट करने का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है, आप जैसे एग्जांपल के लिए लड़के जो हैं आपस में, ठीक है, आंखों से ही बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं, इशारों से ही कई सारे ऐसे ऐसे इशारे होते हैं भाई, लड़कों को ही पता होते हैं क्या इशारे चल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक फीलिंग को एक्सचेंज करना, ठीक है, बातों को, फैक्ट को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन की बात करी जाए तो गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज हाईली इंपॉर्टेंट टू स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया से चलाना है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे करा जाता है भाई, सबसे पहले स्पोकन वर्ड्स में बोल के बता दूं, जैसे ये यहाँ पे चल रहा है, रिटन वर्ड्स में लिख के बता दूं, ठीक है। मान लो किसी इंसान को बोलना नहीं आता या आपकी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, बोलनी नहीं आती, तो लिख के बता सकता है, ठीक है। गेस्चर, ठीक है, मैं बता दूं, ऐसे कर दूं, सही है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। डायग्रामेटिक पिक्चर्स, कोई डायग्रामेटिक पिक्चर्स बना के समझा दूं, जैसे बीच में मैं समझा रहा था ना लीडरशिप स्टाइल का, ये मैनेजर है, ठीक है, ये S1, S2 और S3, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होगा। और यहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन होगा, वन वे। ये क्या करा मैंने, यहाँ पे डायग्राम से समझा दिया। तो ये इतने तरीके से क्या होते हैं हमारे, क्या करे जाते हैं, कम्युनिकेशन करी जाती है। अब कम्युनिकेशन में कुछ ये कहानी है भाई, ये क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीविंग, फीडबैक एंड नॉइज। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। भाई सबसे पहले सेंडर आता है। सेंडर कोई भी एक मैसेज क्या करता है, जो भी उसके दिमाग में होता है, जैसे मैं कुछ चीजें तुम्हें समझा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। अब इसको मैं इनकोड करूंगा, इनकोड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं भाई। मैं तुम्हें क्या कहते हैं, वर्बली बता दूं, गेस्चर के थ्रू बताऊं, लेटर में लिख के दे दूं, ठीक है। कोई भी तरीके से मैसेज को क्या करा जाता है, इनकोड करा जाता है। फिर वो मीडियम, एक किसी मीडिया के थ्रू, मीडियम के थ्रू पहुंचता है आप तक, ठीक है। अब आवाज के थ्रू पहुंच रहा है, पेपर के थ्रू पहुंच रहा है, कैसे भी करके पहुंचता है। फिर आप उसको क्या करते हो, डिकोड करते हो। डिकोड करने के बाद आप उसको क्या करते हो, रिसीव करते हो, सामने वाले तक पहुंचता है। और सिर्फ यहीं पे कम्युनिकेशन का काम खत्म नहीं हो जाता भाई, उसका फीडबैक भी चाहिए, तभी पता लगेगा कि बात उस तक पहुंची है या नहीं। अब बीच में एक एलिमेंट देखने को मिलता है, नॉइस, प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, पीछे से डीजे बज रहा है, धी 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 धी, फायदा है क्या, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, नॉइस का पार्ट हो जाता है। तो ये कहानी होती है कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है भाई। सबसे पहला, प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन। भाई अगर मैं सबको बातें बता के चलूंगा, पूरे टीम को एक साथ कम्युनिकेट करके चलूंगा, तो उससे कोऑर्डिनेशन अपने आप ही क्या हो जाता है बच्चे, बढ़िया हो जाता है। उसके बाद कहता है इनेबल स्मूथ ऑपरेशन। जितने भी बिजनेस में एक्टिविटीज चल रही हैं, सबको एक दूसरे के बारे में पता है, मैं भाई सबको बता के चल रहा हूं। अभी तुमने देखा था ना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या कर रहे थे मोदी जी, पूरे वर्ल्ड को बता रहे थे भाई हम इन्हें ये करा है, हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे थे, इसकी वजह से सारी फंक्शंस क्या हो रहे थे, स्मूथ हो रहे थे। और सबसे लास्ट क्या है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब जब कम्युनिकेट करते हैं तो 4 लोगों के सजेशन आते हैं, एंड देन उससे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेने में थोड़े से बढ़िया पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये कहानी होती है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। अब ध्यान से सुनना। अच्छा 3 और हैं, 2 और मैं भी सोचूं साला 3 में कैसे खत्म हो गई कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, ठीक है। देन उसके बाद कहता है इंक्रीज द एफिशिएंसी। अब सबको आपके गोल क्लियर है, सब कुछ कम्युनिकेट करा गया है, तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो बढ़िया इंसान काम करता है, इधर उधर भटकता नहीं है, अपनी सेम डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है। इनेबल इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। अब लीडर से जितना ज्यादा आप बात करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, उतना ज्यादा वो आपकी प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, दूर करेगा। तो बस वही चीज क्या हो जाती है, उससे हम बढ़िया लीडरशिप कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में क्या है, हेल्प इन मोटिवेशन। अब मुझे पता ही ना हो कि एम्प्लॉय को दिक्कत क्या है, तो मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं भाई कि मुझे पता लग जाएगा क्या दिक्कत है उसे। अगर वो बताएगा सर मुझे ये दिक्कत है,
तो उसकी वो प्रॉब्लम को हल करा जाएगा, जिससे कि क्या होगी, उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी, मतलब ठीक है, वो मोटिवेट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है। अब ये कुछ टाइप की कम्युनिकेशन चलती है भाई, एक एक करके देखते जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है बच्चे, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में एक कम्युनिकेशन होती है अपवर्ड, मतलब ए बी सी, ठीक है, इस कम्युनिकेशन को अपवर्ड बोला जाता है। इसी का उल्टा डाउनवर्ड होती है, ठीक है, ये रही डाउनवर्ड। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम लेवल पे ए बी सी, इस लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद डायगोनल, ठीक है, इस लेवल पे गैंग प्लैंक का नाम सुना होगा, ठीक है। अब इसमें अपवर्ड में क्या होता है, सजेशन सिस्टम होता है, फॉर्मल ग्रेवेंस होता है, टास्क फोर्स होता है। डाउनवर्ड्स में मीटिंग होती रहती है, डायरेक्टिव्स, ठीक है, उनको डायरेक्ट करा जाता है, भाई तुम्हें ये करना है। इनफॉर्मल मेरा पर्सनल फेवरेट भाई, गॉसिप, चिट चैट, चुगली, ठीक है। क्लस्टर्स, अच्छा क्लस्टर्स और गॉसिप तुम्हें सेम लगेंगे, बस इनके बीच में हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, डिफरेंस देखेंगे। सिंगल स्टैंड और प्रोबेबिलिटी, एक एक करके सबका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आओ देखो, सबसे पहले फॉर्मल की बात करी जाए तो फॉर्मल में क्या होता है, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन मानी जाती है बिजनेस की, फॉर्मल कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है भाई, फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर आपको समझना है, अगर स्केलर चेन से इंफॉर्मेशन जा रही है तो दैट मींस वो क्या कहलाएगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगी। अगर स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रहा है तो दैट मींस फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जनरली ये रिटन फॉर्म में होता है। अच्छा, आज के टाइम पे इसको किसमें रिटर्न में लिखा जाता है भाई, ईमेल वीमेल के थ्रू कहानी चलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सबसे पहला क्या है, डाउनवर्ड फ्लो है। डाउनवर्ड फ्लो में मैंने बताया था, मीटिंग आती है, सॉरी क्या कहते हैं, मीटिंग आ जाती है, सजेशन आ जाता है। यहाँ पे मैनेजर रहेगा, ठीक है, ये मैनेजर है, ये अपने अंडर वाले लोगों को क्या करेगा, कुछ ब्रीफिंग देगा, जैसे S1 S2 और S3। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो रहा है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है भाई साहब, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, सजेशन बॉक्स बने होते हैं, या हमको सजेस्ट करते हैं अपने मालिक को इनिशिएटिव, ठीक है, उसको बताते हैं कि सर ये चेंजेस होने चाहिए, ये चेंजेस होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज में। तो वो क्या हो जाता है, अपवर्ड हो जाता है। अब इसमें क्या है, सबसे मान लो ये एम्प्लॉय है, ये अपने ऊपर मैनेजर, ये जनरल मैनेजर, ये सीईओ, ठीक है, ऐसी कुछ कम्युनिकेशन चल रही है तो उसको क्या बोला जाता है, अपवर्ड से कम्युनिकेशन बोला जाता है। देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सेम लेवल के लोग, जैसे एग्जांपल के लिए एचआर मैनेजर, सेल मैनेजर, दोनों के दोनों मैनेजर है, डिपार्टमेंट मैनेजर, दोनों आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और सबसे लास्ट में क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, मान लो एग्जांपल के लिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई अभी अपने सेम लेवल के बंदे से कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके जूनियर से कम्युनिकेट कर लो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा सेल्स मैनेजर है और ये हमारा फाइनेंस मैनेजर है। अब फाइनेंस मैनेजर अभी छुट्टी पे चला गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो सेल्स वाला क्या करेगा, असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजर से क्या कर लेगा, बातचीत कर लेगा। अब दोनों सेम लेवल पे नहीं है, बट कम्युनिकेट कर रहे हैं और काम के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। इधर आते हैं, ठीक है, इधर बात करी जाए नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, ये कुछ नेटवर्क चलता है, ध्यान से देखना। सबसे पहला है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या है, ये सेंटर में एक बंदा है, इधर से भी कम्युनिकेट हो रहा है, इधर से भी कम्युनिकेट हो रहा है, इधर से भी कम्युनिकेट हो रहा है, इसको व्हील बोला जाता है। कह रहा है ऑल द सबऑर्डिनेट्स हु वर्क अंडर अ सुपीरियर कम्युनिकेट विद ईच अदर ओनली थ्रू द सुपीरियर। ये मैनेजर है भाई, मैनेजर के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। ये सीधा बी डी से बात नहीं कर सकता, सीधा बी ई से बात नहीं कर सकता, पहले ए से बात करेगा, ए ई से बात करेगा। देन उसके बाद आता है चेन पैटर्न, इस पे हमने बात करी है, पहले ये इससे बात करेगा, फिर इससे बात करेगा। सर्कल पैटर्न, ठीक है, आपस में ये चल रहा है, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, इसे सर्कल पैटर्न बोला जाता है। ऑल सोर्स पैटर्न भाई, ये भी इससे बात कर सकता है, ये भी इससे बात कर सकता है, ये भी इससे बात कर सकता है। और इन्वर्टेड वी होता है कि भाई ये बंदा यहां रहेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिमाग में एक बार रख लेना, ये फॉर्मल के अलग अलग तरीके होते हैं। देन उसके बाद आता है इनफॉर्मल, भाई जहां पे कम्युनिकेशन बैरियर सबसे कम हुए, ठीक है, जहां पे स्केलर चेन हटी, इनफॉर्मल कहानी शुरू। चलो शुरू करते हैं भाई। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहली सिंगल स्टैंड नेटवर्क, इसके में क्या होता है, the spread of information in an particular sequence that is one person's communicate to another person who is in term communicate to some others। जैसे एग्जांपल के लिए वो देखा है तुम लोगों ने, भाई एक बात बता रहा हूँ किसी को बताइयो मत, वो अगले वाले को, भाई एक बात बता रहा हूँ किसी को बताइयो मत, भाई एक बात बता रहा हूँ किसी को बताइए मत। लास्ट वाला बंदा घूम के उसी को आके बता रहा हूँ, भाई एक बात बता रहा हूँ किसी को बताइए मत। तो ऐसी कम्युनिकेशन क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जब ट्रांसफर होती रहती है उसे क्या बोला जाता है, सिंगल स्टैंड नेटवर्क। फिर उसके बाद आता है गॉसिप, हम सबका फेवरेट है, चुगली चुगली, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय वन पर्सन विथ मेनी अदर्स एट अ टाइम। भाई 10 लोग बैठे और भाई तुम लोगों को पता है क्या हुआ, तो कहेंगे क्या हुआ भाई, इसका चक्कर इसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, गॉसिप बोला जाता है। देन उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद
अदर पर्सन एट रैंडम। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो अपना पूरा नेटवर्क बना हुआ था ना, मैं बात करूंगा अगले वाले से, अगला वाला बात करेगा उससे, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे रैंडमली जो पहला बंदा दिख गया आए उगल दो उसके सामने जाके तो वो क्या बोला जाता है, लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं, मतलब नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, ठीक है। देन उसके बाद आता है सबसे लास्ट में क्लस्टर नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क द फर्स्ट टू पर्सन हु ट्रस्ट ईच अदर शेयर इंफॉर्मेशन, वन ऑफ देम पास the information to some third person who in turn shares it with the fourth person। अच्छा, दोनों में ध्यान से देखना, सिंगल स्टैंड और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों लगभग सेम लग रहे हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस रहता है। जैसे सबके एक एक फ्रेंड बने हुए होते हैं, जैसे मेरा कोई एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैंने उससे इंफॉर्मेशन शेयर करी, उसने अपने फ्रेंड से शेयर करी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है भाई, जो भी मिल रहा है उससे इंफॉर्मेशन शेयर करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, लास्ट में इंफॉर्मेशन घूम के हमारे तक ही पहुंच जा रही है। तो इसको क्या बोला जाता है, क्लस्टर नेटवर्क बोला जाता है। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब आता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर के भाई तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और पर्सनल बैरियर, और सबसे लास्ट में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एक एक करके तीनों का मतलब समझा देता हूं मैं कि भाई तीनों का मतलब क्या होता है, एंड इसी के बाद इन बैरियर्स को खत्म करने का कुछ तरीका, और चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो एक एक करके सबसे पहले बैरियर्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैसेज को इनकोड करते हैं। इनकोड का मतलब क्या है, मैसेज को बनाना। तो मैसेज को बनाते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है, उनकी वजह से अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है, तो उसे बोला जाता है सिमेंटिक बैरियर्स। दूसरी प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजिकल बैरियर, सामने वाला समझ ना पाए बातों को मेरी, ठीक है, मैंने बता दिया लेकिन सामने वाला समझ ना पाए, तो उसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर। देन उसके बाद पर्सनल बैरियर। अब कोई पर्सनल रीजन मेरा हो सकता है, मेरे अंदर डर है, मैं अपने मैनेजर से बात नहीं कर पा रहा हूं, तो वो क्या हो जाता है, पर्सनल बैरियर हो जाता है। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से नहीं समझ पाया। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या है, समझ नहीं पाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रीमेच्योर एवेल्यूएशन कर लिया। प्रीमेच्योर एवेल्यूएशन का मतलब क्या है, तुमने देखा होगा धमाल मूवी का वो वाला सीन देखा होगा ना, ये लाल कलर का बटन दिख रहा है, नहीं दबाना था, ठीक है, बंदे ने दबा दिया, तो ये क्या हो गया, इसे साइकोलॉजिकल, ये दिमाग से रिलेटेड हो गया। और पर्सनल में क्या है, अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए अथॉरिटी, ठीक है, मैं सामने वाले से बात नहीं करूंगा, ठीक है, या सामने वाले से डर लग रहा है, मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो क्या हो जाता है, पर्सनल बैरियर्स आ जाता है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का क्या है मतलब, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि भाई आप इनसे बात नहीं कर सकते, ठीक है, आप इनसे मेल पे आपको बात करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, उसे क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोला जाता है। तो एक एक करके सबसे पहले सिमेंटिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिमेंटिक में सबसे पहला क्या है, बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, देयर मे बी अ वेरी डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ पुअर वोकैबुलरी और अ रॉन्ग वर्ड ऑफ यूज, ठीक है, मैं गलत वर्ड का यूज कर ले रहा हूं, ठीक है, सही से कर नहीं पा रहा, मेरी वोकैबुलरी सही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है मान लो इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूं, ठीक है, पानी पानी पानी, आपको समझ के आएगा, वाटर आएगा, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि जल बोल दूं, ठीक है, और आपको जल पता ना हो कि जल का मतलब क्या होता है, आप जल जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए, तो वो वाली कहानी क्या हो जाती है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज आ जाता है। उसके बाद होता है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं स्कूबा डाइविंग करने गया था। स्कूबा डाइविंग में अगर आप ऐसे करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि सब सही चल रहा है। तो मैं गया वहां पे, वो भाई मैंने ऐसे किया, मैं कहा यस बढ़िया, उसने कहा पोज दो पोज दो, तो मैं पोज में, वो ऊपर लेके जाने लग गया, मुझे उसको लगा कोई दिक्कत है, मैं कहा ओए रुक 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 भाई, मतलब ऐसे इशारों इशारों में बात हुई। वहां पे अच्छा लगने का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सिंबल से क्या हो रहा है, डिफरेंट मीनिंग आ जा रही है, तो इस चीज का इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कुछ और सिंबल दिखा रहा हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, ठीक है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ठीक है, उसकी सामने वाले की लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, ठीक है, सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाया है, वो प्रॉब्लम आ जाती है। अनक्लियरिफाइड अजम्पशन। अनक्लियरिफाइड अजम्पशन का मतलब क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ बंदे को टेक्निकल वर्ड्स पता है सारे, जैसे ETA का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, तो मैंने किसी को चलते चलते बोल दिया, या आपने क्या कहते हैं वो, OOTD चलता है ना आजकल, जेंजी वेंजी यूज करते हैं, ठीक है, वो गेट रेडी विथ मी, OOTD का मतलब क्या होता है, आउटफिट ऑफ द डे। मैं मान के चल लूं कि भाई तुम लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, और तुम्हें ना पता हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो वो क्या हो जाता है, अनक्लेरिफाइड अजम्पशन। मैं पहले ही मान के चल लूं कि ये चीज चल रही है, लेकिन ये चीज नहीं होती है। टेक्निकल जॉर्डन, ठीक है, कोई मैं खतरनाक सा, अच्छा ये टेक्निकल जॉर्डन में ये वाला वर्ड डाल सकते हो कि मैं मान के चलूं कि तुम्हें टेक्निकल वर्ड तो पता ही होंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, ETA मैंने बोल दिया, ठीक है।
तो ये आ जाता है गेस्चर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं गलत गेस्चर कर दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं, उन्होंने देखा होगा ना पुरानी पिक्चरों में, ये खुशी के आंसू हैं, तो रो क्यों रहा है, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ना, ये खुश है या दुखी है। तो वो चीज क्या हो जाती है, गेस्चर ऑफ कम्युनिकेटर की बात आ जाती है। देन उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, मैंने बता ही दिया कि बंदे की बात समझने से पहले ही आप अज्यूम कर जाओ। कई लोग होते हैं ना, ओ ये कहना चाहते हो, ये कहना अबे नहीं भाई, हैव सम पेशेंस, पेशेंस रखो तभी समझ में आएगा। ठीक है, उसमें था ना धमाल मूवी में कि क्या कहते हैं, वो लाल कलर का बटन दिख रहा है, तो उसने देखते ही कहा हाँ दबा दिया, तो पीछे से बोलता है ना कि नहीं दबाना था, अब इंजन बंद हो चुका है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन बोला जाता है। लैक ऑफ अटेंशन, भाई मैं बोले जा रहा हूं, सामने वाला सुन ही नहीं रहा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, सामने वाले को रिटेंशन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, या जब मैं इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं किसी दूसरी वजह से क्या हो जा रहा है, समझ सुनाई नहीं दे रहा उसे। ठीक है, देन उसके बाद आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या होता है, अथॉरिटी। अथॉरिटी में फियर ऑफ अथॉरिटी, कि भाई अगर इनसे बोलूंगा ये मेरे को जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चीज क्या हो जाती है, फियर ऑफ अथॉरिटी का पार्ट हो जाता है। लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, मान लो मेरे स्किल की कमी है या कुछ भी है, तो सबऑर्डिनेट अपने क्या कर पाते हैं, मालिक से बात नहीं कर पाते हैं, वो कहानी आ जाती है। लैक ऑफ विलिंगनेस, कई लोग चाहते ही नहीं भाई, मेरे को बात नहीं करनी, जाओ यार। ठीक है, लड़कियां करती है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मेरे को बात नहीं करनी, प्लीज प्लीज मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। ठीक है, वो वाला हिसाब होता है ना, तो वो चीज क्या हो जाती है, लैक ऑफ विलिंगनेस आ जाती है। और सबसे लास्ट में क्या है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इनिशिएट ही ना करे बंदा, ठीक है, कहते यार जो चल रहा है चलने दो, चलने दो, ठीक है, जैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज इसमें आ जाती है, लैक ऑफ इंसेंटिव। ठीक है, मेनी टाइम्स देयर इज नो इंसेंटिव, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन। जैसे अगर एग्जांपल के लिए एनसीईआरटी की बात करी जाए, तो एनसीईआरटी में कुछ दिक्कतें अगर थी, पहले हुआ करती थी, अब तो सही है। तो एनसीईआरटी ने क्या करा, रिवॉर्ड रखा था कि भाई अगर आप ये एक दिक्कत बताओगे तो इतने पैसे आपको क्या करेंगे, हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि सारी बुक एडिट नहीं हो पाती है, सारी बुक क्या कहते हैं, रेक्टिफाई नहीं हो पाती है। तो अगर कुछ गलतियां आ जाती हैं और आप एनसीईआरटी को बताते थे, मेल करते थे, मतलब पहले तो उससे भेजा जाता था ना, पोस्ट से, तो आपको अपना अकाउंट नंबर भेजना होता था, आपको पैसे मिल जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन की भावना है, इंसेंटिव है, तब मैं क्या करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा। अगर कुछ है ही नहीं, मेरा क्या लेना देना, भाई छोड़ो, बाढ़ में जाए। ठीक है, तो वो कहानी यहाँ पे आ जाती है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर, पॉलिसी ऐसी बना दी गई है कि भाई आपको क्या कहते हैं, पहले इसको मेल भेजना पड़ेगा, उसको मेल भेजना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, उसको बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं छोड़ना क्यों कम्युनिकेट करना, बाहर में जाए। देन उसके बाद आता है स्टेटस। स्टेटस और अथॉरिटी दोनों सेम लगते हैं, बस स्टेटस में ये हो जाता है कि हाई पावर वाला सोचता है मैं यार नीचे वालों से, इन कीड़े मकोड़ों से क्यों बात करूं, मतलब अपने सबऑर्डिनेट से क्यों कम्युनिकेट करूं, भाई मेरी पावर कम हो जाएगी, वो वाला हिसाब है। तो वो किस में आ जाता है, स्टेटस में आ जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा भी होता है कि स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं कि आप क्या करोगे, स्केलर चेन फॉलो करोगे, बिना स्केलर चेन के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वो कहानी इसमें आ जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। तो ये कुछ क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं। अब इन बैरियर्स को कुछ अलग तरीके से क्या करा जा सकता है, दूर करा जा सकता है। जैसे सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रिसीवर। अपने को मैं, ठीक है, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आ रही और मैं लगाऊंगा व्हाट इज योर बिहेवियर, व्हाट इज योर नेम, मतलब लगा हुआ हूं, तो नहीं भाई, उसके पेज में आके आना है, मुझे उसको बात समझानी है। ठीक है, अपने आप को सुपीरियर नहीं शो करना है। ठीक है, उसको बात ये समझ में आनी चाहिए, तो उसके लेवल पे आके मुझे चीजों को समझाना, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रिसीवर। देन उसके बाद डज नॉट हार्म द सेंटिमेंट्स ऑफ रिसीवर। ठीक है, अब कुछ बात चल रही है, उसको ट्रिगर कर दूं, मैं बोल दूं तेरी औकात ही नहीं है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, वो घंटा मेरी बात उसके आगे की सुनेगा। ठीक है, इसी पे ट्रिगर हो जाएगा ना, भरोसा उसको उठ जाएगा, तो वो कहानी आ जाती है। रेगुलरली प्रॉम्प्ट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, जैसे सामने वाले से बार बार पूछते रहो कि समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है, वो सारी चीजें करनी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है, आधे अधूरा ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, या ऐसे बोल दूं कि अब क्लास बंद कर सकते हो 10 मिनट बाद, तो तब तक तो बंदा क्लास ही बंद कर देगा ना। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या करनी है, एक्सप्रेस करनी है, और बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन रखना है कि बेसिक बेसिक में बातें करनी है, एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। और सामने वाले से, ठीक है, पेशेंट लिसनर, ठीक है, एक अच्छा लिसनर ही क्या हो सकता है, एक अच्छा लर्नर बन सकता है। तो सामने वाले के रिस्पॉन्स की भी बात सुननी चाहिए भाई, अगर मैं ने कुछ बताया तो सामने वाले से रिस्पॉन्स भी लेना चाहिए, फीडबैक भी लेना चाहिए। ये क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। एंड इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, एक बार देख लो ना, हाँ फिनिश हो गया पक्का। ठीक है, बढ़िया चैप्टर था, इजी चैप्टर था। और इसके बाद हम करेंगे कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग जो कि छोटा सा चैप्टर है। देन उसके बाद हम सेकंड बुक पे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो भाई, वेल एंड गुड, ठीक है, लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड साथ में विनर सीरीज यार
बढ़िया बुक है अपनी, ठीक है, बढ़िया बेहतरीन बुक है, तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हो, बल्क में ऑर्डर करो। बस आज के लिए इतना बहुत है।